पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इस पर पूरे देश में एक साथ मोदी जी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। एनएसए अजीत डोभाल की देखरेख में यह एक कंट्रोल रूम दिल्ली में बनाया गया, जिसकी सीधी निगरानी देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। जिस तरह से आपको याद होगा, भारत के बाहर यानी पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हमारे देश की सेना ने एक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वो भारत के बाहर था और इसलिए उसमें रक्षा मंत्री और सीधे मोदी जी उसकी निगरानी कर रहे थे। ये देश के अंदर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, जिसकी देखरेख, निगरानी, उसको जो सारा देखा गया वो अमित शाह की देखरेख में था, निगरानी में था, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट थे जिन्होंने ये ऑपरेशन को अंजाम दिया। जिस तरह से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो आए दिन भारत की सीमा पर हमारे देश के सैनिकों को गोली का निशाना बना रहे थे। ठीक इसी तरह भारत के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो ऊपर से देखने में आपको स्टूडेंट लगेंगे, देखने में आपको वो एनजीओ के संचालक लगेंगे, देखने में वो ऊपर से किसी राजनीतिक दल के पार्टी के नेता दिखाई देंगे, लेकिन उनके अंदर वही विचारधारा है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों के अंदर है। गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र बनाना, पाकिस्तान की जिंदाबाद करना, उनकी सोच है कि पाकिस्तान जिंदाबाद हो, भारत मुर्दाबाद हो। इसका मतलब है कि भारत चाहे भाड़ में जाए, भारत का नुकसान हो, भारत बर्बाद हो जाए, लेकिन पाकिस्तान को वो आबाद करना चाहते हैं। दुर्भाग्य से इस देश के अंदर ऐसे नारे सरेआम लगाए गए कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, जंग रहेगी, जंग जारी रहेगी तेरी बर्बादी तक। किस तरह के नारे लगाए गए। इस तरह की सोच के लोग छात्र के भेष में, छात्रा के भेष में, राजनीतिक दलों के भेष में, एनजीओ के भेष में, पत्रकारों के भेष में इस देश में काम कर रहे हैं। आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है। ऊपर से देखने में लगेगा कराटे सिखाए जा रहे हैं, लेकिन बंद कमरों में, होलों में बम बनाने की ट्रेनिंग तक दी जा रही है। और ऐसा संगठन, क्या इसको खत्म नहीं होना चाहिए था? निश्चित रूप से इस पर एक्शन लेना होना चाहिए था, और इसीलिए अमित शाह गृह मंत्री ने इसके लिए योजना बनाई। और इस योजना में जो एक्शन हुआ है वो ठीक उस सर्जिकल स्ट्राइक के जैसा है जो पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना ने किया था, बल्कि मैं कहूंगा उससे भी बड़ा ऑपरेशन था। वहां टारगेट कुछ थे, रिस्क फैक्टर कुछ और था, लेकिन यहां जो भारत के अंदर हुआ, ये आपको बता दें 15 राज्य में 93 ठिकानों पर हुआ। तो पूरे भारत में एक साथ ऑपरेशन करना ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि इसके बाद जो प्रतिक्रिया हो सकती थी, अभी तो नहीं हुई है, कुछ राज्यों में हुई है, लेकिन जो प्रतिक्रिया हो सकती थी वो बहुत भयंकर हो सकती थी। उस प्रतिक्रिया को, जो गृह युद्ध की स्थिति से कम नहीं है, कैसे रोका, ये आपको मैं कुछ बताऊंगा, कुछ चीज़ें जो मुझे सूत्रों से मिली है कि किस तरह से ये ऑपरेशन किया गया, इसमें किस किस तरह की मेहनत की गई। आपको बताएं, इस सब के लिए इसका नाम दिया गया ऑपरेशन ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आप जानते हैं, 8 उसकी भुजाएं होती हैं, किस तरह से वो फैला रहता है। तो ये पीएफआई भी आज हमारे देश में इसी तरह फैला हुआ है कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन देश के अनेक राज्यों में इसने अपने पंख फैलाए हुए हैं, अपनी भुजाएं फैलाई हुई हैं। लगभग 5 लाख के करीब इसमें सदस्य जुड़े हुए हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं, छात्र भी, मतलब इस कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं, लड़कियां लड़के, उनको देश विरोधी एक्टिविटी में ब्रेन वॉश करके जोड़ा जा रहा है। इनके पास आईटी एक्सपर्ट भी हैं, इनके पास पत्रकार भी हैं, इनके पास राजनीतिक दल के लीडर भी हैं, एनजीओ चलाने वाले लोग हैं। और ये इसलिए ऑपरेशन ऑक्टोपस इसका नाम दिया गया। और इस ऑक्टोपस ऑपरेशन में आपको बता दूं, 300 ऑफिसर इनकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई, उनकी चुनाव किया गया, उनकी नियुक्ति की गई। और इसमें आईबी की निगरानी में गृह मंत्रालय के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया, और वो जो गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम था, उसके देखरेख में 6 अलग अलग राज्यों में अलग फिर से कंट्रोल रूम बनाए गए, जिसमें बाकायदा
जो थे कि 5 एजेंसियों को उसमें जोड़ा गया और ये 6 जगह डिवाइड थे, ईडी, एनआईए, आईबी, एटीएस, एसटीएफ। ये 5 ऐसे संगठन थे, इसके ग्रुप्स बनाए गए और इसमें 4 आईजी रैंक के आदमी थे, 1 एडीजी रैंक के व्यक्ति थे, 16 सुपरिटेंडेंट पुलिस एसपी रैंक के व्यक्ति थे और 200 एनआईए के कमांडो थे। और इस सब को कवर करने के लिए, ताकि जब ये ऑपरेशन कर रहे हो इन लोगों को कोई दिक्कत ना आए, किसी स्थिति में भीड़ इनके बीच में ना आए, तो इसमें आपको बता दें सीआरपीएफ के लगभग 1000 जवान, उनको अलग अलग टीम के साथ डिप्यूट किया गया था। इतना गुप्त ऑपरेशन था कि इसको केवल और केवल अजीत डोभाल जी जानते थे, आईबी के ऑफिसर जानते थे हाई लेवल के, और गृह मंत्री अमित शाह को सीधी रिपोर्ट थी। ओवरनाइट ये ऑपरेशन चला है और पूरी रात इसकी निगरानी की गई है और उसके अगले दिन भी इस पर निगरानी रखी गई कि इसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और उस प्रतिक्रिया में लोकल पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया था, ताकि उन जो प्रतिक्रिया में लोग सड़कों पे उतरें तो उन पर कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ है, इसमें आपको बता दूं अभी तक की जो अपडेट है, 150 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जो 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 50 लैपटॉप, सामग्री मिली है बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक, देश विरोधी एक्टिविटी, बम बनाने की ट्रेनिंग और उसके जो पार्ट्स हैं वो मिले हैं, वो बरामद हुए हैं। और इसी में बैंकों का विवरण मिला है और ये भी पता चला है कि विदेशों तक से इसमें फंड आ रहा था, तो ये फंडिंग विदेशों से भी हुई है। और मोदी जी की रैली को टारगेट करने का भी प्लान, जो कि हमने देखा था जब बम ब्लास्ट हुआ था उस समय पटना में, बिहार में, वो भी इन्हीं का लिंक सामने आया है। और ये भी बात सामने आई है कि कैश में 150 करोड़ रुपए जुटाए गए। ये सारा कुछ किया गया और इसलिए बार बार मांग उठ रही थी। लेकिन अब जो है आपने देखा कि कुछ राज्यों में प्रतिक्रिया हुई है। सबसे ज़्यादा हमने देखा तमिलनाडु और केरल में, ये लोगों ने सड़कों पे उतरकर पथराव, बसों में तोड़फोड़ की है। महाराष्ट्र के पुणे में भी पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। इसको लेकर के जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि शिवाजी की धरती पर देश विरोधी ताकतों की ये हरकतें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे महाराष्ट्र की धरती पर लगा रहे हैं, कतई छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की जरूरत भी है। भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान की जिंदाबाद ये कैसे कर सकते हैं? पाकिस्तान अपने आप में वो एक ट्रेजेडी है। हमारे देश का बंटवारा अगर धर्म के आधार पर हुआ तो एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों ने अपना अपना ले लिया, तो यहां फिर जो मुसलमान है वो क्यों? ये एक सवाल लोग पूछते हैं। कोई कहता है साहब हमें इस देश से प्यार था, तो ठीक है भाई, प्यार था तो प्यार से रहें। लेकिन फिर यहां जो चल रहा है ये किसने चलवाया? ये कौन था जिसने वक्फ बोर्ड बनाया? क्यों बनाया? हिंदू बोर्ड तो नहीं बना, तो वक्फ बोर्ड क्यों बना? क्योंकि इस देश की अधिकांश जमीन पर कब्जा करने का एक प्लान, बहुत बड़ा प्लान ये किया जा रहा था कि देश के संसाधनों पे अपना हक जताओ, जरूरत पड़े तो पैसा जुटाना पड़े, तो इतने पैसे आपके पास हों कि आप जब चाहे गृह युद्ध कर सकें। और इसीलिए जो मैंने कहा कि पटना में जो मोदी जी की रैली में बम ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद जो एजेंसियों ने, एनआईए ने बाकायदा उसकी जांच रिपोर्ट तैयार की, उसमें बताया कि 150 करोड़ रुपए कैश में जुटाए गए थे। अब आप समझ सकते हैं 150 करोड़ रुपया थोड़ा नहीं होता, और कैश में जुटाया गया। तो कैसे? ये भी बताया गया, एनआईए को रिपोर्ट में लिखा है कि जो जकात का पैसा इकट्ठा होता है धर्म के नाम पर, मस्जिदों के माध्यम से, दुकानदारों से, उस जकात के नाम पर इकट्ठा पैसा वहां यूज हुआ। तो वक्फ बोर्ड पे अरबों खरबों रुपए की जमीन है। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है उसमें से बताते हैं कि इतना वक्फ बोर्ड के पास है जितना पूरा पाकिस्तान का क्षेत्रफल है। उसको बेच दो, अरबों खरबों रुपया इनके पास आ जाएगा, और उसके बाद भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करो
तो इसके काउंटर करने वाले लोग जो हिंदू हैं इस देश में, बहुसंख्यक, उनके पास क्या है? अपना पैसा, मेहनत का। और वक्फ बोर्ड के पास क्या है? कब्जाई हुई जमीन या दान में दी हुई जमीन। तो ठीक है, दान में दी हुई जमीन भी उसमें है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये सब होने दिया क्यों गया? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि बगैर दस्तावेज के, आपके पास वैलिड मालिकाना हक के अगर पेपर नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये ज़मीन हमारी है। बोर्ड लगा दिया तो हो गई हमारी, बाउंड्री खींच दी तो हो गई हमारी। और अभी तक ऐसा हुआ है। तो योगी जी ने इसके आदेश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की भूमि पर जो दावे किए जा रहे हैं इनको चेक किया जाए। और वो पहली सरकार हमारे देश की ऐसी है, यूपी सरकार, जिसने 1989 का कांग्रेस के द्वारा बनाया गया एक नोटिफिकेशन के आदेश पर, शासन आदेश पर सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने का हुक्म, यानी उनको इजाज़त दे दी थी, उसको योगी जी ने निरस्त किया है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी इस मामले को लेकर टिप्पणी आई है कि मालिकाना अधिकार तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आपके पास उसके वैलिड पेपर ना हो। कुल मिलाकर के देर ही सही एक दुरुस्त काम शुरू हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने यह बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाएंगे तो आपकी दलीलें मानी नहीं जाएंगी। और इसी बात को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जब ये ज़मीनें वापस ली जाएंगी तो तब पीएफआई जैसा संगठन उस दिन के लिए बवाल मचाने के लिए, दंगे करने के लिए ये सब तैयारी कर रहा था कि एक फौज तैयार खड़े करे और युवाओं की एक टीम खड़ी करे, उनको हथियार चलाना सिखाए, बम बनाना सिखाए, ताकि उसका उपयोग भारत में भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध, बीजेपी के विरुद्ध किया जा सके। और आप देख भी रहे हैं कि कई राज्यों में लगातार आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है बिना कारण। तो ये एक बहुत बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक जिसकी आवश्यकता थी, अमित शाह के देखरेख में देश के अंदर हुआ है। उसके लिए अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि अमित शाह जी को लंबी और स्वस्थ आयु दे, ताकि वो हमारे देश की इसी तरह सेवा करते रहें और इसी तरह देश विरोधी ताकतों पर, भ्रष्टाचारियों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते रहें। वंदे मातरम।